And thanks, Chandra. And I'm joining you from Mumbai right now. नमस्ते सभी को। मेरा नाम सृष्टि है और मैं विकल्प संगम प्रक्रिया से जुड़ी हुई हूँ और अभी इस वक्त आपको मुंबई से जुड़ रही हूँ। हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में करेंगे और इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन चैट में रखेंगे। I hope that works for most people. So we'll do this conversation in Hindi mostly, and we will translate in English in the chat box. And we hope that works for most people. Ashish, do you have a counter? Just ask if anybody needs that translation. Otherwise, Does anyone need English translation? Please feel free absolutely to raise your hand or just put it in the chat box that I need it. yeah. Okay, Shilpa Shri needs it. Okay, thanks. So we'll begin now. हम Ashish, if you're doing the translation right now, and then you can hand it over to me later. Thanks. तो सबका स्वागत है इस मीटिंग में जो बेसिकली एक फॉलो अप है। हमारा एक संगम हुआ था, पर इससे पहले मैं बताऊं कि संगम किस बारे में था और ये मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा विकल्प संगम की प्रक्रिया के बारे में हम शेयर करना चाहेंगे। शायद आप में से बहुत सारे लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, पर शायद अगर नहीं जानते होंगे तो मैं एक विकल्प संगम प्रक्रिया के बारे में एक परिपेक्ष दे देती हूँ और उसके बाद इस संगम की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी और उसके बाद हम अपने स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे इस कॉन्वर्सेशन के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेट करने के लिए। और फिर हम जो ये डिक्लेरेशन एक प्रस्तावना पत्र जो आज लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में शेयर करेंगे। चंद्रा, क्या आप वो प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से? तो विकल्प संगम प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई थी। कई सारे संगठनों और कई सारे संस्थाओं के साथ चर्चा करने के बाद कि हमें एक इस तरह की प्रक्रिया की जरूरत है जिसमें संघर्ष के साथ साथ निर्माण की भी बात हो और चर्चा हो। तो बहुत सारे संगठन और जितने भी मूवमेंट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं वहाँ पे स्ट्रगल के बारे में तो चर्चा होता है, लेकिन शायद उतना निर्माण के बारे में हमें समय नहीं मिलता है कि हम चर्चा कर पाए। तो इस वजह से इस प्रक्रिया की शुरुआत तो सोच के साथ हुई और एक और इसके साथ सोच ये जुड़ी हुई थी कि हम सिर्फ अपने ही काम और काज में नैरो डाउन नहीं हो जाए, उसमें ही नहीं रहे, बल्कि हम अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर पाए। तो अगर हम गवर्नेंस शासन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आजीविका की भी बात जुड़ी है, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण की भी बात जुड़ी है, उससे हमारे स्वास्थ्य की भी बात जुड़ी है। सो कैसे अलग अलग चीजों पे काम करने वाले लोग एक साथ में मिलकर एक दूसरे से बात कर पाए, चर्चा कर पाए, सीख पाए और और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना साथ में मिलकर कर पाए। तो उस सोच के साथ विकल्प संगम प्रक्रिया शुरू हुई और हमने पिछले अभी गए हुए साल में 2024 में इस प्रक्रिया के करीबन 10 वर्ष किए। और एक कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि हम ये सोच पाए कि विकल्प संगम प्रक्रिया आने वाले समय पे जो इस समय भारत का परिप्रेक्ष्य है उसमें कैसे आगे बढ़ सकती है, ऑल्टरनेटिव मूवमेंट कैसा लगना चाहिए। तो वो तो विकल्प संगम प्रक्रिया का एक बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसके अंदर कई कई तरह के अपने से चलने वाले अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और उसमें से एक प्रक्रिया जो हमारे अलग अलग कामों से निकल कर आई थी वो थी इंडिजिनस पीपल्स वर्ल्ड व्यूज। एक प्रक्रिया बेसिकली वो सोच के कि कई जगहों पे आदिवासी लोग और गैर आदिवासी लोग भी जो प्रकृति के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं उनके और कई कई संगठनों और संघर्षों में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार उनके इन संगठनों और संघर्षों में जुड़े रहने पर कि उनकी फिलॉसफी क्या है या उनके जीवन
का दृष्टिकोण क्या है, जिसकी वजह से वो इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं, वो कई बार बाहर निकल कर नहीं आ पाता है। कि अगर हम माइनिंग के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो हम प्रकृति को देखते कैसे हैं कि हम माइनिंग के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो वो जो हमारा जुड़ाव है प्रकृति के साथ, उसके पीछे की हमारी सोच क्या है, जीवन शैली क्या है, हमारा जीवन को देखने का नजरिया क्या है, क्या हम एक प्रक्रिया ऐसी कर सकते हैं जिसमें ये अलग अलग जीवन शैली और उसकी सोच बाहर आ पाए। और और ये अलग 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 आयामों पर भी, सिर्फ प्रकृति पे नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था से हमारी क्या सोच है, या हमारी शासन से क्या जुड़ी हुई सोच है, या हमारे हेल्थ से क्या जुड़ी हुई सोच है, वो सारी सोच एक फिलॉसफी या हमारा दृष्टिकोण बाहर निकल कर हम एक अलग तरीके से My उसको expectation from this course is that I'll be able to write. आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। तो उस सोच के साथ हमारा पहला संगम हुआ था 2022 में, जिसमें कई समूह और कम्युनिटी के लोग जुड़े थे भारत भर से, जहाँ पे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, चारागाह की समुदाय, कोरची महाग्राम सभा से, जहाँ पे अभी सियाराम भाव जहाँ से बात करेंगे, लद्दाख से, वन गुज्जर समूह से, लेपचा समुदाय से, वारली समाज से, कई समाजों से लोग जुड़े थे इस बात पे चर्चा करने के लिए कि हमारे संघर्षों में हमारी दृष्टिकोण क्या है। उससे एक अलग अलग चीजें, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारी शिक्षण के बारे में क्या सोच है, इस अलग अलग चीजें निकल कर आई। और एक उसका फॉलो अप था कि हम कैसे अपने पारंपरिक शासन प्रक्रियाओं को समझते हैं। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड आवर ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स। और उस प्रक्रिया से हमारा इस संगम जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, वो निकल कर आया। और इसकी सोच ये थी कि कई भारत भर में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में कई जगह पे आदिवासी लोगों का और गैर आदिवासी लोगों का भी। सृष्टि, हाँ तो जी, हाँ, जस्ट आई वाज गोना रिक्वेस्ट चंद्रा टू चेंज द स्लाइड्स। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। थैंक्स। तो ये संगम सितलिंगी तमिलनाडु में हुआ था, ट्राइबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के कैंपस में। और जैसा कि मैं बता रही थी कि इसकी सोच यहाँ से थी कि हमारे आदिवासी और गैर आदिवासी समाजों के बीच में लोगों के खुद के पारंपरिक शासन प्रक्रियाएं रही हैं। वो शासन प्रक्रियाएं उनका खुद के समाज का कैसे निर्णय लेना है उसके बारे में इन्फॉर्म करती थी, और कैसे प्रकृति के साथ भी रहना है उसके बारे में भी निर्णय लेने के लिए वो प्रक्रियाएं जरूरी होती थी। पर कई समय से देखा जा रहा है कि वो प्रक्रियाएं, उनके पारंपरिक प्रक्रियाएं कम होती जा रही हैं। और वो कम होती तो जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों का उन पे बहुत ज्यादा विश्वास है, उस पे अभी भी लोग उन्हें जीवित रखे हुए हैं। तो हमारी एक कोशिश ये थी कि यदि अभी भी आज वो जीवित है और अभी भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो वो क्यों प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और उनको थोड़ा बेहतर समझा जा सकता है। और उनमें उनकी जो बेहतर चीजें हैं उनको समझा जा सकता है, और जो उनकी खामियां भी हैं, जैसे महिलाओं का या अलग तरह के समाजों का उनमें आवाज नहीं आ पाना, वो कुछ ऐसी चीजें जिनमें शायद अब आज के समय में बदलाव लाने की भी जरूरत है। तो कैसे इनको थोड़ा बेहतर समझा जा सकता है, और इनके मूल्य क्या है उनको समझा जा सकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके के ब्रॉडर इंडिया लेवल पे परिप्रेक्ष्य में हम रह रहे हैं, जिसमें एक हमें वादा तो है कि हमारे को डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पर सच का लोकतंत्र है कि नहीं है, और वो कैसा दिखता है, कैसे समुदाय सच में अपने लोकतंत्र पर अपना निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उस पे थोड़ी और गहन चर्चा हो। और जो एक लोकतंत्र का प्रॉमिस 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, क्या वो सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कैसे ये पारंपरिक सिस्टम्स, इन सारे सिस्टम्स से एक दूसरे से मेल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, और कहाँ पे शायद मेल बनाने के पॉसिबिलिटीज हो भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हमें लगा कि एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों का शायद
एकदम से जवाब भी नहीं आ सकता। कुछ चीजों का जवाब ऑलरेडी है लोगों के खुद के काम से, पर शायद कुछ चीजों का जवाब और ढूंढने की जरूरत है। तो इस वजह से हमने एक प्रक्रिया की शुरुआत की, और इस प्रक्रिया में पहला कोशिश तो ये था कि कैसे अलग अलग समाज के लोग साथ में आकर एक दूसरे से अपने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में जान सके, उस उन सिस्टम्स का आपके सामाजिक, आपके आर्थिक और आपकी कल्चरल लाइफ में कैसा तालमेल है वो समझ सके, और उनके क्या क्या अलग अलग जगहों पे अनुभव रहे हैं कि कैसे पारंपरिक और जो आज के शासन की प्रक्रिया है, सरकार की शासन की प्रक्रिया, उनके बीच में तालमेल क्या है, क्या मुख्य इसमें प्रिंसिपल्स या मूल्य निकल कर आ रहे हैं उनको समझ पाए, और क्या हम इन सारी चीजों से कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि इनमें कुछ बदलाव लाने और उनमें कुछ सशक्तिकरण करने के लिए क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं। तो ये एक कोशिश थी जिसमें जैसा कि मैं कह रही थी, अगस्त पिछले साल हमने एक संगम ऑर्गेनाइज किया था। उसके आज कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो शेयर करेंगे अपने अपने समाजों में किस तरीके से वो निर्णय लेते हैं, और क्यों उनके खुद के निर्णय लेने की प्रक्रिया का सशक्तिकरण होना जरूरी है, और आज के समाज में क्यों वो, और आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में वो क्यों जरूरी है। और उसके बाद एक हमारी डिक्लेरेशन निकल कर आई थी, घोषणा पत्र, जिसमें अलग अलग चीजों पे क्या समाज का डिमांड है वो निकल कर आया था। तो हम वो इस मीटिंग, इस वेबिनार के द्वारा लॉन्च करना चाहते हैं, जो सामूहिक रूप से सारे पार्टिसिपेंट्स द्वारा बनाया गया है और तय किया गया है, जो हम आपके साथ लॉन्च करेंगे। पर उससे पहले हम अपने स्पीकर्स को बुलाना चाहेंगे अलग अलग तौर तरीकों पे शेयर करने के लिए कि क्यों निर्णय प्रक्रिया का सशक्तिकरण, पारंपरिक निर्णय प्रक्रिया का सशक्तिकरण होना जरूरी है। मैं पहले वर्जीनियस जी को बुलाना चाहूंगी। प्रोफेसर, हाँ, अगर आप ब्रीफ में 5 से 7 या 10 मिनट में हमें ये बता पाए कि क्यों ट्रेडिशनल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है, उनकी बोथ स्ट्रेंथ्स के साथ और उसमें जो भी इश्यूज, इंटरनल इश्यूज हैं उनके साथ। यस, ओवर टू यू। धन्यवाद सृष्टि। ये जो पारंपरिक गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, पर्टिकुलरली आदिवासियों के बीच में, उसकी महत्व आज सभी लोग समझ रहे हैं। और उस गवर्नेंस सिस्टम्स को समझने के लिए मुझे लगता है कि जो आशीष बोल रहे थे कि वर्ल्ड व्यू क्या है, तो वर्ल्ड व्यू अगर देखेंगे तो आदिवासियों का यह है कि उनका 3 डायमेंशंस होती है। एक रिलेशनशिप नेचर के साथ, एक रिलेशनशिप सुपरनेचुरल के साथ, और एक रिलेशनशिप होते हैं आपस में। तो ये 3 जो हैं ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसीलिए आप देखा जाए तो क्या कहते हैं कि नेचर सिंबॉलिक रिलेशनशिप बैलेंसिंग है। तो हम लोगों को कभी कभी कहते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है इनका ये रैशनल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ये बहुत ही रैशनल है। क्योंकि हम लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे रैशनैलिटी जो मॉडर्निटी में है उस प्रकार का नहीं है। मॉडर्निटी में जो रैशनैलिटी होती है वो होती है डोमिनेट करने का, कॉन्कर करने का। लेकिन जो आदिवासियों के बीच में जो रैशनैलिटी थे, वो जानते हैं कि 3 हमारे इंटेग्रल पार्ट है, सुपर नेचुरल है, नेचुरल है और ह्यूमन बींग्स है। तो ये जो डिपेंडेंस है, इसको वो करने के लिए हम लोग का रैशनैलिटी जो होता है अडेप्ट करने का होता है, कि नेचर है उसको हम अडेप्ट, हम कॉन्कर नहीं करना चाहते हैं, हम उसको अडेप्ट करना चाहते हैं। और उस अडेप्शन और ऊपर क्योंकि कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी भगवान ने दिया है, तो उसके ऊपर में भी हमारा रिस्पेक्ट रहता है। और आपस में भी हम लोगों का जो है एक दूसरे के प्रति हम लोगों का एक प्रकार का रिस्पेक्ट रहती है। तो इस प्रकार का रेसिप्रोसिटी है। तो रेसिप्रोसिटी में कोई ऊपर, कोई हायर, कोई नीचे, ऐसा नहीं होता, हायरार्किकल सिस्टम नहीं होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ट्राइबल सोसाइटी में भी होता है, कुछ चीफ होता है, कोई हेडमैन होता है, कोई होता है, कोई पोजीशन, वो अलग चीज। वो हायरार्की उस हिसाब से नहीं है कि सभी सोसाइटी लोग स्ट्रेटिफाइड नहीं, वो रैंकिंग है। कोई भी सोसाइटी में जैसा फैमिली में भी होता है तो एल्डर होता है,
तो हम लोग जब गवर्नेंस सिस्टम्स में देखते हैं कि कोई हेडमैन है, कोई दूसरा ये जो फंक्शनल जो चीज है, ये हमारे क्या कहते हैं रैंक हिसाब से है। तो एक क्लास नहीं है, ये इनइक्वालिटी का पैटर्न नहीं है, ये सभी सोसाइटी में होता है। जैसे कि पेरेंट्स सुपीरियर होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो एक प्रकार का रैंकिंग टाइप का होता है। और रैंकिंग वो क्लास नहीं है, रैंकिंग और क्लास में हम लोगों को अलग अलग करना चाहिए। तो अगर ये देखा जाए तो हम लोगों को गवर्नेंस सिस्टम जो है उसमें तीनों का रिस्पेक्ट रहता है। और हमारे गवर्नेंस में कि इनइक्वालिटी वाला नहीं होती, एक रेसिप्रोसिटी वाली होती है। तो जो भी नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम उसके ऊपर में डिपेंडेंट हैं, तो हमको अडेप्ट करना है। तो सभी को पता चल जाता है कि सोशलाइजेशन होती है, तो गवर्नेंस सिस्टम्स होती है, वो एक्चुअली नेचर के हिसाब से कैसे उसको वो किया जाए। उसी प्रकार है जैसे हम लोग के आपस में एक रिलेशनशिप उसका होता है। तो जहां तक ये होता है कि ये रिलेशनशिप गवर्नेंस सिस्टम्स है, एकदम रेसिप्रोकल होता है। अगर हम देखें तो जस्टिस सिस्टम भी अगर मान ली कोई ने गलती भी किया है, तो उसको पंचायत कंसेंसस, पंचायत आएगी, गवर्नेंस सिस्टम आएगा, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बात एडजस्ट कर करके उसको हल हल कर लेते हैं। उसमें किसी को पनिशमेंट भी हुआ तो वो फिजिकल पनिशमेंट नहीं होता है, हाँ बोलते हैं कोई फाइन करा दिया है या कोई कॉम्पेंसेशन करा दिया, वही होती है। तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी ये है कि नेचर के साथ हम लोग अडेप्ट करते हैं। तो अडेप्ट के कारण क्या होता है कि हम फॉरेस्ट से कुछ ले लेते हैं, कुछ जमीन से ले लेते हैं, कुछ नदियों से ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा कोई भी सामान, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग ज्यादा एक्सप्लोइट नहीं करते, हम लोग वहां से उतना ही ले रहे हैं जितना हम लोगों को जरूरत है। तो फॉरेस्ट में भी जितना या तो वो कर लिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। रिवर में भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यूज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोइट नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब होता है कि नेचर अपना फ्लो रखता है, बायोडाइवर्सिटी चलती है, उनका अपना इसका जो फ्लो होता है, इकोलॉजिकल मेंटेनेंस हो जाता है, इस प्रकार का। और हम लोगों का जो नीड्स भी है वो बहुत ही सब्सिस्टेंस काइंड ऑफ नीड है। तो ये भी हम लोगों को देखना है कि हमको उससे मिल जाते थे। हमारा लाइवलीहुड, हम लोग का हाई लेवल के स्टैंडर्ड लाइफ नहीं था, लेकिन हम लोगों का लाइवलीहुड एकदम आराम का था। और ये भी कहा जाता है कि लोग बहुत तकलीफ करते हैं, तो आजकल कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है कि हंटिंग सिस्टम में देखा जाए तो वो लोग 3-4 घंटे में अपना सब चीज कर लेते हैं, और उनके पास लेजर सिस्टम बहुत होता है, ऐसा भी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स में यही है। तो ये कहना है कि ये लोग डेस्परेट में हैं, भूखे रहते हैं, ये रहते हैं, वो एक प्रकार का गलत सिस्टम। तो गवर्नेंस सिस्टम्स में अभी जो है उस समय का था। और उस समय हम लोग ज्यादातर इधर उधर नहीं जाते थे, अपनी जगह 100 साल दूसरी जगह पर आ जाते थे, या तो थोड़ा मूव कर लेते थे। लेकिन अभी जो है मॉडर्न सिस्टम में चेंज हो गया है, तो दूसरे लोग भी आ गए हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि इस प्रकार का जब कोई मल्टीप्लिसिटी कोई गांव में आ जाता है, दूसरे कम्युनिटीज में आ जाते हैं, तो हम लोगों को कैसे उसको अकोमोडेट करना चाहिए। वैसे अब हमारे आजकल जो है, पहले तो जेंडर लोग माने जो वीमेन भी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कभी कभी उनको पोजीशन नहीं दिया जाता था, या तो गवर्नेंस सिस्टम में उनके ऊपर क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं मिलता थे वगैरह। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसा जेंडर का इश्यूज है, या दूसरे लोग, कुछ लोग छोटे, उनके कोई समुदाय में कुछ डोमिनेंट कम्युनिटी है, लेकिन कुछ लोग आगे बस गए हैं, जो बहुत नंबर में उनकी बहुत संख्या है। इस प्रकार की चीजें भी होती है। तो हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग इसको अकोमोडेट करें, इन्हें एक हम डोमिनेट करने लगे, हम लोगों को बात करके उनको छोड़ने। दूसरा ये है कि हम लोग जनरली गवर्नेंस सिस्टम सोचते हैं तो हम लोगों को केवल, हम लोग गांव के ऊपर में सोचते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को एक टेरिटरी में भी रहते हैं, कोई क्लस्टर और विलेजेस का भी गवर्नेंस सिस्टम होता है, उससे ऊपर में जाते हैं तो भी होता है। तो हम लोग ने उस ऊपर के गवर्नेंस सिस्टम्स को उतना जोर नहीं दिया जितना हम लोग गांव के लेवल पर वो करते हैं। तो हम लोगों को ये भी जरूरी है कि उसके ऊपर में जो क्लस्टर और विलेजेस जो गवर्नेंस सिस्टम होता है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके ऊपर में और भी होता है तो उसको कैसे किया जाए। क्योंकि हम लोग जब गवर्न करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट, अगर मॉडर्न सिस्टम विलेज होता है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, आपका ब्लॉक लेवल पर है, आपका गाँव लेवल पर है। तो हम लोग जो है कभी कभी गांव में ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ट्रेडिशनल सिस्टम में था कि एक क्लस्टर ऑफ विलेज जो ब्लॉक के हिसाब से होता था और उसके ऊपर भी हुआ करता था। तो उसी प्रकार हम लोगों को ये सोचना है कि कैसे हम लोग जो है गांव के लेवल पर तो है, लेकिन क्या हम लोग ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि जो पेशा कानून आया था उसमें तो कहा ग्राम सभा की बातें करते हैं, ग्राम पंचायत की बातें करते हैं, लेकिन जो मिडिल लेवल, जो अपर लेवल पर होता है, हायर लेवल मैंने टेरिटोरियल लेवल या उनके मिडिल लेवल पर जो होता है,
उसमें उनमें 6 शेड्यूल का प्रोविजंस का व्यवस्था का बातें करते हैं। तो उस प्रकार का हम लोगों के पास भी है कि नहीं, जैसे खासी लोगों में भी था कि ग्राम में है, फिर इलाका बोलते हैं, फिर स्टेट बोलते हैं, जिस प्रकार का होता है। तो उस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुतों के पास है। तो उसी को जो है 6 शेड्यूल वाला में जो है थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दिया है। और क्योंकि जस्ट 2 मिनट लूंगा। और क्योंकि 5th शेड्यूल में सब चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के ऊपर में छोड़ दिया गया है, और गवर्नर ने अपना जो भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, उसको बिना एग्जामिन किए ट्राइबल एरिया में, 5th शेड्यूल एरिया में इम्प्लीमेंट करा दिया, जिसके कारण जो है हमारा जमीन, हमारा फॉरेस्ट सब हमारे हाथ से निकल के गवर्नमेंट के हाथ में चला जा रहा है। ये इस प्रकार की स्थिति 6 शेड्यूल में नहीं है। तो इसलिए 6 शेड्यूल प्रोविजंस जो हैं, जहाँ की आप डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल का होता है, तो वो अपने को अपने ही गवर्न कर लेते हैं कि भाई हम कानून बनाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून, लेजिस्लेटिव कानून अप्लीकेबल नहीं होता है, तो अपने ही कानून बनाते हैं। इसलिए आप देखें तो 6 शेड्यूल एरिया में लोगों के पास अपना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉरेस्ट भी क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के बहुत स्मॉल नंबर ऑफ एरियाज उसके अंदर में है। और लेकिन हमारे दूसरा मेन लैंड इंडिया में ये बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि सब चीज गवर्नमेंट ने ले लिया है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोगों को उसको को लेने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो शॉर्ट में ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का अभी रिकॉग्निशन हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडिजिनस सिस्टम का, इंडिजिनस गवर्नेंस का पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल वो करता है और कहता है कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए। और हम लोग को मालूम है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी अभी हम लोग को इंडिजिनस गवर्नेंस सिस्टम काफी जोर दिया जाता है। तो जो हम लोगों को पहले कहते थे कि ये प्रिमिटिव है, ये है, उसको अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, तो हम लोगों को चाहिए कि कैसे हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करें और कैसे इसको हम लोग बिल्ड अप करें, कैसे इसको हम लोग आगे लें। यही मेरा मतलब अपना विचार रख रहा हूँ। बस, धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए फ्रॉम द पॉइंट कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स में, ज़्यादातर ऑफ रेसिप्रोसिटी, मेंटेनिंग बैलेंस विद नेचर, उसके साथ साथ ही किस तरीके से उन सिस्टम्स को कुछ मॉडर्न बदलावों की वजह से दबाया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सिस्टम्स को बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दोस कमेंट्स, और थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस आल्सो टुडे, क्योंकि आप प्रोफेसर हा एक इंस्टीट्यूशन है इन सारी पढ़ाई और इंडिजिनस नॉलेज और इस सारी पढ़ाई में एक इंस्टीट्यूशन है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और ये कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो अब मैं हमारे जो संगम में साथ में जुड़े थे कम्युनिटी से लोग, और जिन्होंने अपने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में शेयर किया था, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी। मैं पहले सियाराम भाव को इनवाइट करना चाहूंगी। सियाराम हलामी हमारे साथ कोरची महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। सियाराम भाव बहुत ही सीनियर एक्टिविस्ट है, जो और महाग्राम सभा, जिसके बारे में वो हमें संक्षिप्त रूप में बताएंगे, उससे जुड़े रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी सर्व किया है। सियाराम भाव, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, सियाराम भाव को अगर आप हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में महाग्राम सभा की प्रक्रिया के बारे में, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो करीबन 2017 से और उससे पहले से भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही, उनके बारे में अगर संक्षिप्त में बताएंगे, और क्यों लोगों के सिस्टम्स को सशक्त करना जरूरी है, अगर आप उस पे हमें 5 से 7 मिनट के बीच में शेयर करेंगे तो बहुत जरूरी होगा। थैंक यू। सबको जय सेवा। मैं महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिला है और उसका ब्लॉक है कोरची, और इसमें महाग्राम सभा, जो ग्राम सभाओं को जो वन हक्क कायदा के अंतर्गत जो टाइटल मिले हैं, और उनकी वो एक महाग्राम सभा यहाँ पे एक संगठन है। और उस संगठन में मैं वहाँ पे सलाहकार करके अभी काम देख रहा हूँ। तो महाग्राम सभा की निर्मित
ये 17 से तो वो गौण वन उपज का जो विलेवाट है, उसका खरीदी बिक्री करना है, उसमें से हमने महाग्राम सभा स्थापन किए। लेकिन इसके पहले 2008-9 से जो कोरची ब्लॉक में जो झंडे पार है, सोहले है, आगरी है, इसमें 12 माइनिंग प्रस्तावित है। उसके खिलाफ जैव विविधता को नुकसान होगा, यहाँ पे आरोग्य को परिणाम होगा। इसके हिसाब से हम 2008 से 9 से आंदोलन करते हुए बाद में हमें जो टाइटल मिले, उसके बाद में ये संगठन स्थापन किया है। तो इसमें एक तो ये गौण वन उपज का खरीद बिक्री का काम होता है इसमें, और जो यहाँ का जो आदिवासी गोंड समाज है, उस इसमें की रूढ़ी प्रथा परंपरा को कैसे जतन किया जाए। जो अभी बाहरी शक्तियों के वजह से यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का जो या कोई प्रोग्राम हो, इसमें कुछ बाहरी जो अभी प्रथाएं यहाँ पे लागू होने जा रहे, उसके लिए भी हमने यहाँ पे गोंड समाज का एक तालुका संगठन भी यहाँ पे स्थापन है, उसमें मैं सेक्रेटरी करके भी काम देख रहा हूँ। तो महाग्राम सभा की निर्मित यहाँ के जो 90 ग्राम सभाएं है, जिसको टाइटल मिला है, उनको मिलकर के ये एक संगठन है। इसमें हर ग्राम सभा से 2 महिला और 2 पुरुष जो क्लस्टर लेवल में आते हैं, जो वहां के ग्राम सभा से नियुक्ति करके उनको सर्कल क्लस्टर बोलते हैं, हम इधर इलाका बोलते हैं। इलाका में जो समिति होती है, जहाँ 12 गांव 15 गांव ऐसे मिलके यहाँ पे 6 क्लस्टर हमने बनाए हैं, जो जहाँ के वो सदस्य होते हैं। और जो क्लस्टर है, वहां से फिर 2 महिला और 2 पुरुष को लेकर के जो महाग्राम सभा की जो कमिटी है, वहां पे वो मेंबर करके होते हैं। वहां से फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे तैयार किया जाता है, जहाँ अध्यक्ष, सचिव और उनके जो सदस्य है वो यहाँ पे नियुक्त है। तो कोरची महाग्राम सभा की रचना है कि यहाँ पे महिलाओं की 50% जो है महिला वहाँ के मेंबर है अभी, और विकलांग लोग है या फिर अदर कास्ट के भी है, क्योंकि वन हक्क कायदा आदिवासी व इतर पारंपरिक को अधिकार देता है। तो इसमें हमने इतर भी जो कास्ट से लोग आते हैं, उनको भी यहाँ पे सदस्यत्व महाग्राम सभा में दिया हुआ है। और यहाँ पे सदस्य महाग्राम सभा के जो सदस्य है, ग्राम सभा है, वो सालाना 5,000 रुपए जो है वो फी यानी वो जमा करते हैं, वो भी चेक से महाग्राम सभा के नाम से। उसी 5,000 जो देते हैं, उसी में से कोरची जो ब्लॉक है, वहां पे एक हमने किराए से भाड़े से जो एक मकान लिए है, वहां पे महाग्राम सभा का ऑफिस रखे हुए है। वहां पे ये ऑफिस चलाने के लिए जो कंप्यूटर है, जो भी है, वो चलाने के लिए ये हम यहाँ पे कर्मचारी रखे हुए, उनका मानदान है। और हर महीने का जो तहसील लेवल में हर महीने का ग्राम सभाओं का जो मीटिंग होता है, वो तय हुआ है कि हर महीने में 1 तारीख को मीटिंग रखा जाएगा। उसका वहाँ का चाय पानी का जो भी खर्चा है, वो स्टेशनरी का खर्चा, इलेक्ट्रिक भाड़े का खर्चा, उसी से हम साझा करते हैं। और ये संगठन अभी चल रहा है। तो 2017 से हम जो तेंदू और बाम्बू का हम यहाँ पे बिक्री का जमा करके ग्राम सभा में जो तेंदू बाम्बू होता है, उसका बिक्री करने का काम हमने 2017 से शुरू किए है। और इसमें जो वन विभाग को यानी फॉरेस्ट को जो रेवेन्यू जमा होता था, वो अभी एक तो मजदूरी भी और रॉयल्टी का भी रकम डायरेक्टली ग्राम सभाओं के अकाउंट में ही जमा होता है। उसके बाद ग्राम सभा खुद अपने इसमें निर्णय लेते हैं कि इसमें से अपन अपने गांव के डेवलप के लिए कुछ 20%, 10% या 30%, वो तो जनरली हम 30% बोले हैं, लेकिन जहाँ पे कोई ग्राम सभा बोलेंगे कि हम 20% रखेंगे या 10%, तो उस हिसाब से वो खुद निर्णय
ग्राम सभाएं लेते हैं। महाग्राम सभा का काम है कि ग्राम सभाओं को फैसिलिटीज दिलवाना, उनको कुछ मदद करना, ये काम महाग्राम सभा का है। और यहाँ पे जो टावर लाइन जो होता है, पावर ग्रिड का जो टावर लाइन का, इसके लिए भी महाग्राम सभा ने ग्राम सभाओं को मदद करके उनको सलाह दे करके हमने यहाँ के 16 ग्राम सभाओं को 18 करोड़ रुपए उनको नुकसान भरपाई करके, जंगल से जहां से टावर लाइन पावर ग्रिड का जा रहा था उसको बड़े आंदोलन करके हमने पावर ग्रिड की तरफ से मुआवजा करके ग्राम सभाओं को दिलाने के लिए महाग्राम सभा का बहुत योगदान रहा। और आंदोलन में भी सब हमारे महाग्राम सभा है, सबों ने साथ दे करके बहुत बहुत योगदान महाग्राम सभा का है। और अभी जो माइनिंग का है कि कोरची में जो सोहले झंडे पर का माइनिंग है, इसके बारे में ग्राम सभा को मदद और आंदोलन में महाग्राम सभा ग्राम सभाओं के साथ में सदैव हमेशा तत्पर है। पर यहाँ पे अभी मेरे को यही कहना है कि जो पेशा हो या वन हक का कायदा, यहाँ पे गढ़चिरौली जिले में पेशा लगने के बावजूद भी अधिकार गवर्नमेंट कहता है कि वन हक के थ्रू ग्राम सभाओं को अधिकार है, पेशा के तहत भी अधिकार है। फिर भी यहाँ पे जो माइनिंग हो रहा है, माइनिंग में को ग्राम सभाओं का विरोध रहने के बावजूद भी शासन माइनिंग के इसमें है। और यहाँ का जो भी 12 अभी तो 2 जन सुनवाई हुए है, दोनों जन सुनवाई में विरोध होने के बावजूद भी प्रदूषण महामंडल ने उनको क्लियरेंस दे चुका है। तो और अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय है वही गढ़चिरौली जिला के पालक मंत्री ले चुके हैं। तो अभी शायद वो अभी हमारा जो विरोध है उसको मानेंगे, ये तो मेरे को नहीं लग रहा है। और जो अभी अपने पारंपरिक शासन की बात करें तो यहाँ पे कुछ रूढ़ी प्रथा परंपराएं को जतन करने का अधिकार पेशा कानून देता है। पर फिर भी जो पारंपरिक शासन प्रणाली है वो गांव में जो चल रहा है, शासकीय शासन मान्यता नहीं रहने के वजह से कुछ ऐसा होता है कि हर जो केसेस होते हैं, हर प्रकरण जो है वो तो गांव लेवल में निपटता है। अगर गांव लेवल में नहीं निपटता है तो उसको फिर हम ब्लॉक लेवल में ले जाते हैं। ब्लॉक लेवल में नहीं होगा तो फिर वो हमारे इधर जिला कमेटी भी है, और अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर एक प्रांत का भी एक कमेटी पारंपरिक आदिवासियों का जो है वो कमेटी भी तैयार किया हुआ है। तो मुझे यही लग रहा है कि जब पेशा कानून रूढ़ी प्रथा परंपरा को जतन करने का हक अधिकार देता है तो फिर शासन के लेवल में, जैसे कि अगर कुछ ये हुआ तो पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन वाले बोलते ये तुम्हारा क्या है आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा परंपरा, और आप गांव में ये ऐसे मीटिंग लेते हो, ये गैर कानूनी है। ये भी बात है कि जब पेशा का कानून के तहत बोल रहा है कि रूढ़ी प्रथा परंपराओं को जतन करने का अधिकार उस कानून के तहत मिल चुका है, तो फिर वो पारंपरिक जो शासन प्रणाली है उसको मान्यता देना चाहिए। ऊपर से फिर पंचायत में जाने के बाद पंचायत का है कि वहां पे अभी गवर्नमेंट ने ही खुद टंटा मुक्त को अधिकार दिया है। फिर टंटा मुक्त को अधिकार होगा, रूढ़ी प्रथा परंपरा के लिए भी ये पारंपरिक जो शासन प्रणाली है तो उसको मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके लिए ही हम ये सब आंदोलन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम भाव आपका। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो शायद इस मीटिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य भी था कि कैसे पारंपरिक जो हमारा निर्णय प्रक्रिया या प्रणाली है उसका पेशा कानून या इवन 6 शेड्यूल में उसके प्रोविजंस होने के बावजूद जो शासकीय तंत्र है वो उसको कोई मान्यता नहीं देता है, और कई बार उसके बारे में उनको कुछ पता भी नहीं होता है। और इस वजह से वो जो भी गांव में निर्णय हो रहे होते हैं उनपे बहुत ज्यादा इंटरफियर करते हैं। और जब स्तोपदान ले शायद अब लद्दाख के एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे और अनुभव से बताएंगे तो वो हमें और इसके बारे में बता सकते हैं।
लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा एक जो है कि माइनिंग वन हक कानून के अंदर हकों को मिलने के बावजूद भी कंटिन्यू हो रही है और आगे बढ़ रही है। उसके लिए ये एक चिंता का विषय है, आपके लिए भी, हम सबके लिए जो आपके आंदोलन के साथ बात से जुड़े हुए हैं और उससे इतना कुछ सीखा है। तो चारों निकलेगा। सॉरी मनोज जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। तो सियाराम, बहुत धन्यवाद आप शेयर करने के लिए। और अगर माइनिंग से जुड़े कोई भी मुद्दे हों तो उसके बारे में शायद और चर्चा करना जरूरी है कि क्यों हकों को मिलने के बावजूद भी और इतनी बढ़िया प्रक्रिया होने के बावजूद भी माइनिंग आगे बढ़ रही है। और इसके लिए संगठन किस तरीके से, भारत भर में संगठन किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि जिस वजह से ये सारा प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको एक्चुअली खत्म किया जा सके। तो इस पे शायद हम अलग से चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। जोहार। जोहार, जय शिवा। जय सिंह। मैं अब हीशे ले को बुलाना चाहूंगी, हीशे लाचुंगपा, जो हमारे साथ सिक्किम से जुड़ रहे हैं और जो जोमसा के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। हीशे ले पर्यावरण के मुद्दों पे भी काफी एक्टिव रहे हैं, रिवर एक्टिविस्ट है, वाइल्ड फ्लावर एंथुजियास्ट भी हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम भी करते हैं और अपने गांव लाचुंग की भी विलेज असेंबली में एक्टिव हैं। तो ईशले, अगर आप जुमसा सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे और क्यों इस सिस्टम को स्ट्रेंथन होना जरूरी है, उसके बारे में भी अगर आप संक्षिप्त में हमारे साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन। शायद बहुत लोग से मिले भी है पहले। तो मेरा नाम ईशे लाचुंगपा। तो मैं सिक्किम का एक एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट, जो एकदम तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा गांव लाचुंग। लाचुंग और लाचेन दो एक ऐसा गांव है जहाँ पे पूरे सिक्किम में ही एक ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम चलता है। तो वो सिर्फ लाचेन और लाचुंग दो गांव में चलता है और पूरे सिक्किम कहीं भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में भी बहुत रेयर ही है ये। तो जो जोमसा सिस्टम जो है, वो जोमसा सिस्टम का किसी को पता नहीं है। तो अब सब लोग बोल रहे हैं ये 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। अब वो कितना साल पुराना है, नोबडी नोज। हो सकता है 200 साल पुराना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम चला आ रहा है, तो ये एक ट्रेडिशनल जो गवर्निंग सिस्टम जो चल रहा है, एकदम नॉन पॉलिटिकल। इसमें पॉलिटिक्स का कुछ नहीं होता है। इसमें एकदम जो कुछ भी होता है, जो भी फैसला लेता है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पे। और ये पहले से चल रहा था। तो बाद में ये सिस्टम 1994 में एक द सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का जो गवर्नमेंट आया 94 में, गवर्नमेंट आने के बाद आई थिंक 94 में ही ये जोमसा सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी उसको स्थान दिया गया। तो उसके थ्रू जोमसा सिस्टम को और भी मजबूती मिला। तो रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जोमसा सिस्टम अच्छा है, इसका टिके रहना बहुत ज़रूरी है। और बाद में सिक्किम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने भी 2001 में भी एक नोटिफिकेशन निकाला, जिससे जो है जोमसा सिस्टम जो जैसे चल रहा था उसको और भी स्ट्रेंथन किया गया। उसमें कोई डायल्यूशन नहीं किया गया, क्योंकि जब जो हीशेले, हीशे, शायद आपका इंटरनेट वीक हो गया है। होने के बाद जब
गाँव में जो सिक्योरिटी चल रहा है गाँव में स्लो हो रहा है। शायद अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो ठीक से आवाज आएगा। हाँ। अच्छा ओके। हम्म। अच्छा अभी ऑडिबल है ना? हाँ, अभी ऑडिबल है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिर्फ जोम्सा सिस्टम ही नहीं, जब सिक्किम पहले किंगडम था तो एक मंडल सिस्टम करके भी था, जो हमारा जो लेप्चा कम्युनिटी में भी चलता था, मंडल सिस्टम था। तो वो एकदम जोम्सा जैसा ही चलता था। तो बाद में धीरे-धीरे मंडल सिस्टम जो है वो उसको भी बंद कर दिया गया। तो कई सारे छोटा-छोटा सिस्टम जो है सब बंद कर दिया गया, जोड़ दिया। लेकिन सिर्फ जोम्सा जैसे काम करता है, जैसे चूँकि पहले अब लेकिन अभी जो है, अभी जो भी गवर्नमेंट आता है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी थोड़ा बहुत जोम्सा के अगेंस्ट में एक मतलब पिछले 10-12 साल से थोड़ा बहुत थ्रेट जो है वो दिखाई देने लगा है, कि लोग क्वेश्चन करने लगा है लोगों की ये जोम्सा क्या होता है? जोम्सा क्यों है? जोम्सा जोम्सा में ये होता है, वो सरकार का कुछ नहीं सुनता है, गवर्नमेंट का नहीं सुनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मानते हैं। तो उल्टा-पुल्टा ब्लेम लगा के तो लोग चाहते हैं कि जोम्सा को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ों ये एक चैलेंजेस है, अभी चैलेंजेस हम लोग जूझ रहे हैं, तो अब क्योंकि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के ये जोम्सा सिस्टम किया हुआ है, तो लोग कहने वाला कह रहे हैं, लेकिन जोम्सा बंद करना उतना आसान नहीं है और वो होगा भी नहीं। तो बेसिकली चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जोम्सा सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग है, तो एकदम हम लोग फ्रीली और एकदम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इसमें चैलेंजेस भी आते हैं बीच में। बहुत सारे नेगेटिव माइंड्स वाले, नेगेटिव थॉट्स वाले उल्टा-पुल्टा कुछ भी बोलते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत अशांति फैल जाता है। तो ये सब चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन बावजूद उसके लोग जो भी आके और आप जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, आप सबसे भी मैं वही एक काइंड ऑफ एक इन्विटेशन जैसा देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आके एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, आके देख के ज़ोम्सा क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस करें, जो भी आके क्योंकि सेंट्रल का बहुत सारे एजेंसीज हो गया या बड़े मिनिस्टर हो गया, बहुत सारे लोग आके ज़ोम्सा सिस्टम एक्सपीरियंस करके गया हुआ है। तो वो लोग जितने लोग एक्सपीरियंस करके गया हुआ है, वो सब लोग एप्रिशिएट करते हैं। तो पहले मणिशंकर अय्यर कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे पंचायती राज का मिनिस्टर था। तो उन्होंने तो बोला था कि हम एकदम जोम्सा जैसा दूसरा जगह में भी हम जोम्सा जैसा ही एकदम सेम हम कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी लागू होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। वो पूरा 2 दिन बैठ के पूरा एक्सपीरियंस करके गया था। तो जो भी एक्सपीरियंस करके जाता है, उनको पता है कि ये जोम्सा अच्छा है। लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके और जिसके जैसे अभी करंटली अगर देखा जाए तो कुछ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी एक या 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको लाचन और लाचुंग गाँव के लोगों के साथ थोड़ा-सा उनका थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये जोम्सा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसमें बहुत शोर-शराबा भी हुआ। वो अभी सेटल हो गया है। वो बाद में उन्होंने मान लिया कि नहीं थोड़ा-सा गलती हो गया। तो ये एक इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबको पता है कि ये ज़ोम्सा सिस्टम कितना अच्छा है क्योंकि इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। आप अगर कोई भी डिस्कस करना है तो पूरा ज़ोम्सा मीटिंग कॉल करके डिस्कशन किया जाता है। अगर आपका गवर्नमेंट का ग्रांट्स अगर बेनिफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो किसी ज़ोम्सा मेंबर 1 या 2 मेंबर या पीपल जो डिसाइड नहीं करता है, वो ज़ोम्सा ग्राम सभा ऑर्गेनाइज़ करके उसके बाद जो है बेनिफिशियरी का लिस्ट बनाया जाता है और जो भी पैसा आता है या जो भी फंड कलेक्ट होता है, वो इक्वल हेड्स पे जितना भी जोम्सा मेंबर या जितना भी हाउस होल्ड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ये सबको पता होता है कि किसको कितना मिलना है, कितना है हमारे पास या किसको कितना मिलना है। तो
इसकी वजह से ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें मतलब किसी को कोई ब्लेम करने का जगह ही नहीं है कि किसने ये किया किसने। और एक दो बार ये जोमसा का जो विलेज हेड होता है हम लोग का जो पिपन बोलता है, और पिपन का सिलेक्शन का जो वो पिपन का इलेक्शन नहीं होता, पिपन भी सिलेक्शन होता है, सिर्फ एक ही दिन में हो जाता है। और जो भी पिपन होता है वो अगर अच्छा काम करेगा, पिपन का टेन्योर जो है वो 1 साल का होता है, और अगर अच्छा काम करेगा तो उसको 2 साल भी रखते हैं। अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो 1 महीने में भी उसको आउट कर देते हैं। ऐसा हुआ भी है 2 बार। एक को जो है 3 महीने के बाद, ये हाइडल प्रोजेक्ट के इश्यू पर ही हुआ था। एक को 3 महीने के बाद ही उसको पिपन का पद से हटा दिया गया, फिर दूसरा बना दिया। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पावरफुल है कि अब कोई भी मतलब उल्टा-पुल्टा सोच करके वो नहीं कर सकते। जैसे पंचायत में जैसे होता है, आप एक बार पंचायत बन गया तो 5 साल तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चाहे आप काम करो ना करो, आप जितना करप्शन कर लो, जो करना है आप एकदम फ्रीली कर सकते हैं। 5 साल तक, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होगा आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जोमसा में पावरफुल होने के बावजूद भी उसको अगर पूरा उसको उसी वक्त एबॉलिश भी उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये कुछ जोमसा का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। और जी थैंक यू ईशेले। और जोमसा में ईशेले अभी शायद समय की कमी की वजह से बहुत हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन हीशेले और लाचुंग के कई सारे लोग एक बहुत बड़े बांध को अपनी नदी पे आने पर भी रोकने में कामयाब रहे, क्योंकि उनका खुद का जो शासन प्रक्रिया थी और जो कलेक्टिव था वो काफी स्ट्रांग था। इस वजह से वो कर पाए, जबकि डाउनस्ट्रीम में फिर बाद में बांध आ भी गया। तो थैंक यू हीशेले आप जोमसा के बारे में शेयर करने के लिए और हमें उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देने के लिए। अब मैं सेवांग, अगर किसी को और इसके बारे में डिटेल में जाना है तो शायद वो छोटा सा जो राइट अप मैंने सृष्टि आपके साथ भी शेयर किया था, पीपल कैन गो थ्रू दैट, एक आइडिया मिल जाएगा इन ब्रीफ में। हाँ, मैं वो भी और सबके साथ शेयर करूंगी। जी हीशेल। ओके, तो अब मैं सेवांग स्तोपदान को बुलाना चाहूंगी। सेवांग जी हीशे जी के साथ ही है और वो गोबा है आलची गांव के लद्दाख में, और गोबा एसोसिएशन के, ऑल लद्दाख गोबा एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। और वो गोबा सिस्टम के बारे में भी बताएंगे कि क्या है, और थोड़ा संक्षिप्त में स्तोपदान ले बताइएगा। और अगर आप अपना वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन कर पाए जिससे लोग आपको देख पाए, और फिर अगर इंटरनेट अच्छा नहीं काम करे तो आप बंद कर दीजिएगा। चलिए, ठीक है, अब आपकी तरफ। सबसे पहले तो मैं 2025 न्यू ईयर सबको बोलूँगा, और बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो याद होंगे आप लोगों को, मेरा नाम स्तोपदान, सेवांग स्तोपदान। मैं लद्दाख का रहने वाला हूँ, और लद्दाख से भी लेह लद्दाख जो कैपिटल्स है 60 किलोमीटर गाँव में मैं रहता हूँ, आलची गाँव में। तो आलची गाँव का मैं गोबा हूँ, और 2022 जून से मैं इस गोबा के पथ पे मैं काम कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि 2022 में जब मुझे इस गोबा के पोस्ट पे मुझे लोगों ने विश्वास करके यहाँ पे मुझे सिलेक्शन किया गया था। उसके बाद फॉर्चुनेट की बात ये हुआ था कि 2022 सितंबर में तो कल्पावृक्ष, सोनोली रिवर कंजर्वेंसी, SLC, एनसीएफ और लामो 4 NGOs के कोलेबोरेशन में वहाँ पे एक लद्दाख के सारे गोबस का वहाँ पे एक 3 दिन का वहाँ रेजिडेंशियल वर्कशॉप उन्होंने किया था। तो जिसके लिए सारे गोबस को वहाँ पे इकट्ठे किया था। उसके बाद से 2022 सितंबर के बाद से लद्दाख में जितने भी रिवेन्यूज गोबा है 116 नंबरदार से वहाँ पे आज ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम में
जो वहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग्स में जो हमें फ़ायदा मिला है, उसके बाद से लद्दाख के जो हर गांव के जो गोबा जो है अभी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और अपने अपने फंक्शंस के बारे में अभी बहुत कुछ जानते भी हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। अभी गोबा सिस्टम जो लद्दाख में है, जिस तरह से ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम, ये सिस्टम जो है लद्दाख में भी बोलते हैं कि 200-300 बहुत पुराना साल जब से वहाँ लद्दाख एस्टेब्लिश गाँव वहाँ जब से वहाँ पे बस्ती चल रहा है तब से ये गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो अभी भी ट्रेडिशनल जो गवर्नेंस सिस्टम है वो 2022 सितंबर के ट्रेनिंग्स के बाद जो गोबास ऑल लद्दाख गोबास को इकट्ठा करके वहाँ पे जो आप लोगों ने जो ट्रेनिंग्स दिलाया था, जो कल्पना वृक्ष, जो आशीष जी और ये शिष्टी जी वहाँ पे आप लोग आए थे, तो उसके बाद तो काफ़ी मतलब फंक्शन में आए हैं लोग, गोबा लोग बहुत होशियार हो गए हैं। जिस तरह से आपको पता है 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया था, जम्मू कश्मीर से हम अलग हो गए थे। उसके बाद से आज तक इस यूटी बनने के बाद जो है आप लोगों को पता है कि वहाँ पहले तो हम प्रोटेक्टेड थे, 370 जम्मू कश्मीर में 370 था, तो 370 को एब्रोगेट किया गया था। उसके बाद से जो है यहाँ पे हाथापाई होना ले में शुरू हो गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्लानिंग्स बना लिए थे, माइनिंग्स का भी, फैक्ट्रीज लगाने का, और यहाँ पे जो बैरन लैंड है लद्दाख में बहुत सारी ज़मीन है, वहाँ पे फॉरेस्ट तो हमारे पास उतने नहीं है, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो माइनिंग जिसमें वहाँ पे लिथियम, तो वहाँ स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पे जो स्टोन्स, वहाँ पे रेत, मतलब जितने भी लद्दाख में जो पहाड़ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे अभी गवर्नमेंट का वहाँ पे नज़र है कि वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग लगाए जाएंगे, हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगा देंगे। लेकिन 2022 के बाद हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट का ऐसा कुछ ये प्लानिंग चल रहा है कि फलानी गाँव में ये माइनिंग करने जा रहा है। वहाँ पे मेरे गाँव में ही एक हादसा हुआ था, वहाँ पे पिछले साल वहाँ पे गवर्नमेंट ने सीमेंट फैक्ट्रीज लगाने का वहाँ उन्होंने प्लानिंग किया है हमारे गाँव में। तो वहाँ लोग गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पे हम आपको ये दे देंगे, हमें आपसे एनओसी चाहिए, आप हमें एनओसी दे दो, आपके गाँव के फायदे के लिए आप लोग इतना दूर जाके ले से आप लोग सीमेंट लाते हो, तो आपके गाँव में बनाएंगे तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, आपके आसपास के गाँव को फायदा मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने सीधा बोल दिया उनको कि मैं आई कैन नॉट इशू एनओसी, आपको मैं एनओसी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो हमारे बाप दादा से हमने इस ज़मीन को हमने संभाला है और संभालते जा रहे हैं, क्योंकि उसी ज़मीन से हमने जो घर बनाना होता है वहाँ से रेता निकालता है, जो हम पत्थर जमा कर रहे हैं वो पत्थर भी वहाँ से गाँव वाले उठा रहे हैं। तो हमने एक तरफ का हमने वो कैप्चर कर लिया है, इंक्रोचमेंट कर लिया है उस एरियाज को। तो हमने कहा ये सारा ज़मीन हमारा है। तो मसला क्या हो गया था, वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उन्होंने निकाल दिया होगा, तो रिकॉर्ड में तो हमारा वो कोई खसरा नंबर नहीं था उसका। तो गाँव के लेवल में फिर से उन्होंने वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से आदमी आ गए कि बोलता है कि गोबा से हमें एनओसी की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने ग्राम सभा वहाँ बुलाया था, सारे लोगों को मैंने इकट्ठे करके मैंने वो ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचा दिया कि हमारे गाँव में गवर्नमेंट यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप लोग को क्या राय है। तो एकजुट हो के वहाँ गवर्नमेंट की तरफ वहाँ पे मूवमेंट कर दिया था और हमने वो स्टॉप कर दिया था। इस तरह से हर गाँव में अभी जो है ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है लद्दाख में जो है ना, मेरे ख्याल से आज जितना वहाँ पे लेह में गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे इतना स्ट्रेंथन हुआ है, लोगों मतलब नंबर जो गोबा जितने भी 116 गोबों में से मैं बोल सकता हूँ कि 50-60 गोबा ऐसे गोबा है जो एजुकेटेड और जो जिनको पता है कि रेवेन्यू के बारे में पता है और ज़मीन के बारे में वैल्यू जानते हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें बना के हर जगह, मैं अलची की बात नहीं कर रहा हूँ, लद्दाख के हर इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज पूरा भरा हुआ है। वहाँ पे अभी बिल्कुल लोकल गवर्नेंस सिस्टम ने कब्जा कर रखा है।
और जिस तरह से वहाँ ले में आप लोग आजकल अभी सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हो कि ले वाले अभी 4 पॉइंट एजेंडा को लेके वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ले में आंदोलन पिछले 2 सालों से। सोनम वांगचुक जी मीना और दिल्ली भी उन्होंने दिल्ली चालू का वहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे 4 पॉइंट एजेंडा में से हमारा एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लद्दाखी लोग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हमें नहीं मिलेगा तो तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे। हो सकता है कल को हमारी जगह पे कोई दूसरा गोवा आएगा और वो शायद उतना कुछ बोल नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट वहाँ जबरदस्ती करके हमसे वो छीन लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जब सेफ गार्ड दे देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर सेफ गार्ड अगर मिलेगा तो तब तक ना हम सेफ महसूस करेंगे नहीं करेंगे करके यहाँ पे लोग अभी 6 शेड्यूल का हम ले वाले डिमांड्स कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जिस तरह से मुझे तमिलनाडु के बाद मुझे नागालैंड जाने का भी मुझे लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स को देखने के लिए वहाँ जाने का मुझे मौका मिला था। वहाँ मुझे एक अच्छा चीज़ ये देखा था कि वहाँ उनको 371A है उनके पास आर्टिकल, तो वहाँ वो लोग बिल्कुल नागा वाले बहुत सेफ है। तो हमने कहा था ले वालों को हमने ये मैसेज दिया कि 371A तो नागा के लिए स्पेशल स्टेटस दिया होगा, लेकिन लद्दाखी लोग भी 371K का हम अभी प्रपोजल गवर्नमेंट को हम ये डिमांड्स कर रहे हैं, जिसमें नागा में मैंने देखा था कि विलेज काउंसिल, वहाँ ये गोबा सिस्टम को वो लोग विलेज काउंसिल बोलते हैं। तो विलेज काउंसिल के डिसीजन के बगैर कोई भी गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, उनमें बिल्कुल ज़बरदस्त विलेज काउंसिल जो है वहाँ पर फंक्शनल है। तो इस तरह से लद्दाख में भी हम चाहते हैं कि गोबा सिस्टम को आइंदा भी हम स्ट्रेंथन करके रखेंगे। अभी पंचायत की बात आ गया था बीच में, जिस इलाके में लद्दाख में पहले पंचायत भी था और हिल काउंसिल वहाँ से और एक गोबा सिस्टम, अब एक गाँव में 3 हेड थे, एक काउंसलर, एक सरपंच, एक गोबा। अभी आज के डेट में पंचायत तो डिसॉल्व हो गया है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, हमारे लद्दाख के लोगों को, आप लोग ज़्यादातर पंचायत को पहले लिफ्ट देते थे। जिस गांव में नंबरदार जो है गोबा जो है वो अनपढ़ होते थे तो वहाँ पे सरपंच ज़्यादा रूल चलाते थे वहाँ पे। अभी मैं कहता हूँ कि लोगों को हम बताते हैं कि आप देखो पंचायत का कोई भरोसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर पंचायत 2000 सितंबर 2024 में डिसॉल्व हो गया था, तब से अभी पंचायत का इलेक्शन हुआ नहीं है। तो मैंने कहा हमें इस लोकल काउंसिल को, जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को हमें बनाए रखना है और हम सबका यही, हम अभी भी जो है गाँवों में जितने भी कामकाज होते हैं शादी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेट्स का जो प्लानिंग होता है, फंडिंग होता है, वो भी अभी ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम गोबा के थ्रू ही वहाँ ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं आजकल, आज की डेट में। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है लद्दाख में तो मेरे ख्याल से आइंदा इससे ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। और मैं इसमें पहले भी मैंने बोला था, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कल्पा बीच SLC NCF और लामो का, कि लद्दाख के सारे गोबास को आपने अवेयरनेस दिलाया और आज की डेट में जो है ना वो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है लद्दाख में बढ़िया फर्स्ट क्लास है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद स्तोपदानले। आप सभी लोगों के प्रेजेंटेशन से ये तो साफ निकल के आया कि स्वशासन की सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि लोगों का खुद के जीवन में जो निर्णय लेने की शक्ति हो वो लोगों के पास हो और किसी और के पास नहीं। जो हम चुनते हैं वो हमारे को सर्व करे बट ना कि हमारे लिए निर्णय ले, और वो निर्णय हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, वो निर्णय हमारे प्रकृति से जुड़ा है, वो निर्णय हमारी आजीविका से जुड़ा है और हमारे सारे मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारा ही हमारी प्रेजेंटेशंस में जो आपने शेयर किया वो कॉमन था। हमारे साथ 2 और स्पीकर्स जुड़ने वाले थे। नया चीज मैं ये बताना चाहूंगा आप लोग। हाँ स्तोपदानले बताइए। हेलो स्तोपदानले बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहते थे ना? आई थिंक वो म्यूट पे हैं। ओ तो लद्दाख में जो है ना वो कम्युनिटी कंसर्ट एरिया का
एक गांव जो है मेरे गांव के पास ही है, तो उस कम्युनिटी वालों ने अपने इलाके को कम्युनिटी कंजर्व एरिया का वो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था। और नेक्स्ट में लद्दाख जो है ना, मैंने उनको प्रॉमिस किया था जो मेरे गांव को, अच्छी गांव को कम्युनिटी कंजर्व एरिया, कम्युनिटी को हमने ऑलरेडी कंजर्व किया है, क्योंकि वहां से हमारे गांव के एरिया से जो हमने डिफाइन अच्छी गांव के सिवाय बाहर से किसी को भी हम न वहां से रेता उठाने देते हैं, वहां पत्थर उठाने देते हैं, कुछ भी वहां हरकत नहीं करने देते हैं। हमारे पास फॉरेस्ट तो नहीं है, हमें फिशिंग पे हमने बैन लगाया है, हंटिंग पे हमने वहां पे बैन लगाया है। और इस तरह से करके जो जितने भी जो एरिया हमारे गांव के जो डिफाइंड एरिया से उसको कम्युनिटी कंजर्व एरियाज में मैं उसका, और लद्दाख के सारे गांव को बारी बारी करके सारे नंबरदार्स को हमने ये अवेयरनेस दिया है कि आपने अपने इलाके को बचाने के लिए कम्युनिटी कंजर्व एरियाज करके सारे कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके आप लोगों पे रिजोल्यूशन पास करने के लिए हमने बोला है। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो मैं जैसा कि कह रही थी कि हमारे 2 और स्पीकर्स थी। एक कुमारी बाई जमकातन जो हमारे साथ कोच्चि, जहाँ से सियाराम भाव हमारे साथ बात कर रहे थे, वहां से जुड़ने वाली थी, पर किसी कारण की वजह से वो नहीं जुड़ पाई। पर अगर वो जुड़ती तो वो जो महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है कोच्चि तालुका में, उसके बारे में शेयर करती हैं, और वो एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रक्रिया है जिसके साथ वो जुड़ी रही हैं और जिसमें उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और दूसरी हमारे साथ भावना जुड़ने वाली थी रबारी समुदाय से। अगेन महिलाओं के मुद्दे समाज में लाना और उसको किस तरीके से उनकी आवाज को सशक्त करना, उसके लिए वह काम कर रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों महिलाएं नहीं जुड़ पाई इस सम्मेलन में। पर हम आशा करते हैं कि वो आगे आने वाले हमारी कुछ और कॉन्वर्सेशंस में जुड़ पाएंगी और अपने खुद के विचार की निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं का, अगर हम निर्णय प्रक्रिया की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें जिन समुदाय, जिन लोगों की आवाज उसमें दब जाती है, उनको आगे लाने की कितनी ज्यादा जरूरत है और उसमें क्या प्रक्रियाएं लोग कर रहे हैं और कितनी दूर तक जा पाए हैं। तो अब हम थोड़ा ये हम बहुत सारे लोग जुड़े थे इस संगम में, वो सारी आवाजें यहाँ पे नहीं आ पाई, पर हम कुछ लोगों को बुला पाए जो अपनी प्रक्रियाओं के बारे में शेयर कर सकते थे। पर जब संगम में सभी लोग आए थे तो हमारे को खुद को सबको सुनकर इतना प्रेरणादायक महसूस हुआ कि भारत भर में अलग अलग जगहों पे सिक्किम से लेकर गुजरात, उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु, हर जगह स्वशासन की इतनी बेहतरीन प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो एक तरीके से एक आशा की किरण थी उस बहुत सारी कहानियों को सुनकर। और हमें आशा है कि आपने जब ये कहानियां सुनी होंगी तो जो संघर्ष और चैलेंज है वो तो रहते ही हैं, पर एक तरीके से ये सिस्टम्स बहुत पावरफुल हैं, तो उनको सुन के एक आशा भी जगती है। तो उससे हम एक डिक्लेरेशन नोट उन चर्चाओं के बाद निकल कर आया था, जो अब मैं जो आज हम लॉन्च करना चाहते हैं। और अब मैं चंद्रा को इनवाइट करना चाहूंगी जो उस डिक्लेरेशन के की एक्शन पॉइंट्स शेयर करेंगे, और उसके बाद हम वो अभी लिंक चैट बॉक्स में डालेंगे जिसे आप सभी देख सकते हैं। ये जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके द्वारा लॉन्च की जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू सृष्टि। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी। ठीक है। मैं डिक्लेरेशन की लिंक चैट में शेयर कर दी है। होप आप सब लोग उसको देख सकते हैं और मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमने फॉर्मली अब डिक्लेरेशन को लॉन्च कर दिया है इस लिंक के माध्यम से। और अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, सभी इसको पढ़ सकते हैं और अपने नेटवर्क्स में स्प्रेड कर सकते हैं और लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट, विकल्प संगम की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। आप शायद मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ, हम दिख रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। मैं हिंदी में थोड़ा शेयर करूंगा और इंग्लिश का अनुवाद यहीं पर आपको मिल जाएगा, तो हमें चैट में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये डिक्लेरेशन हुआ था, जो हमारे संगम हुआ था चिकलिंगी में, उसका ये उसका हमारी पिक्चर है। शुरुआत में थोड़ा हमने बैकग्राउंड दिया है, इसका पृष्ठभूमि, अ, और कुछ हमने इसके बारे में जो हमारे ट्रेडिशनल और गवर्नेंस सिस्टम्स के बारे में जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले 1 घंटे से, उसके बारे में उसी तरीके से हमने इसको और डिटेल में थोड़ा शेयर किया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आराम से, और इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें लिखी है। कुछ की मुद्दे जो निकल के आए थे इस संगम से, उसके बारे में हमने चर्चा की है, कि जैसे अपर्याप्त मान्यता जो नहीं मिलती है इन पारंपरिक शासन प्रणालियों को, और जो रिश्ता है जो जो कंटेम्प्रेरी पंचायती सिस्टम है उनके साथ जो पारंपरिक प्रणालियों का जो रिश्ता है, वो कई बार अ, साफ नहीं होता है कि क्या है। तो उसके वो भी एक समस्या निकल के आई थी, और उसकी वजह से जो जीवन शैली का नुकसान हो रहा है, जो ये पारंपरिक जीवन शैली है, उसके बारे में एक चर्चा निकल के आई थी। और जो इन सिस्टम्स के बीच में असामान्यताएं हैं विद इन द सिस्टम, वो भी एक समस्या के रूप में निकल के आया था। और एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक सीमाएं जो होती हैं अलग अलग, जिस वजह से ये सारी जो कम्युनिटीज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं स्टेट या नेशनल या डिस्ट्रिक्ट सिस्टम्स के हिसाब से। तो ये की इश्यूज जो हैं ये हमने एक्सप्रेस किए हैं इस डिक्लेरेशन में। और इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो हम एक्शंस लेना चाहते हैं, और जो प्रमुख मांगे हैं इन सभी समुदायों की, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो पहली जो मांग है वो ये है कि ये जो हमारी पारंपरिक प्रणालियां हैं, शासन प्रणालियां, इनको हम वो हमारा हक है। हम ये हम कहना चाहते हैं इस घोषणा पत्र के थ्रू, कि ये हमारा हक है, और इसको सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हो या सिविल सोसाइटी हो, वो उसमें हमें सहयोग दें। तो एक ही हमारी उस पहली मांग है इसकी। दूसरी जो मांग है वो है ग्राम सभा, जो एक यूनिट होता है डिसीजन मेकिंग का, जहाँ पे उसको थोड़ा और मजबूत किया जाए, उसको और सशक्त किया जाए। और इसमें जो पावर्स होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल पावर्स या जो आर्थिक शक्तियाँ होती हैं डिसीजन मेकिंग की, और पॉलिसी रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, उसकी भी शक्तियाँ ग्राम सभा को यूनिट के लेवल तक और पहुंचाई जाए। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है कि जो पंचायती सिस्टम और जो पारंपरिक सिस्टम है, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, उसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी हो, थोड़ी और अ, अ, उसको और विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि अ, लोगों के बीच में जो वहाँ पे कि दो सिस्टम एक जगह पे काम करते हैं, तो जो कंफ्यूजन होता है वो ना हो। तो ये तीसरी मांग है। और जो चौथी मांग है कि जो कॉमन्स हैं, जो कॉमन्स यानी जो समुदाय की जो संसाधन है, वो उनकी जो ओनरशिप है वो उन्हीं के पास रहे। एंड फिर इसके बाद जो पांचवी मांग है वो है कि जो स्थानीय प्रणालियां हैं, लोकल प्रणालियां हैं, उसमें जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनकी इंटरफेरेंस ना हो, उनकी वजह से कई बार संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो वो ना हो, वो एक मांग है। फिर एक मांग है कि ये मांग नहीं, एक्चुअली ये कमिटमेंट भी है, कि जो हमारी प्रणालियां हैं उसमें जो इनइक्वालिटीज हैं, असमानता है, इंटरनली जेंडर रिलेटेड हो गई, या कास्ट रिलेटेड, या एथनिसिटी रिलेटेड, उस पे हम और काम करें। और कई बार ये असमानताएं बाहर के सिस्टम्स की वजह से भी आ जाती हैं। तो उस पे हम काम करें और उसको कम करने की कोशिश करें, लोगों के साथ मिलकर बातचीत करके। जो तो ये हमारा
छठी मांग थी। जो 7वीं मांग है वो है कि जो हमारे प्रणालियां हैं, क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, नॉलेज हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन हो, दस्तावेजीकरण हो, और ताकि ये दुनिया भर में और भी लोगों को पता चल सके कि ये एक सिस्टम हमारा जो है वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में लोगों को तक बात पहुंचाई जाए। और इसी से रिलेटेड 8वां पॉइंट ये है कि ये हम डॉक्यूमेंटेशन खुद भी कर पाएं, उसके लिए हम लोगों से सपोर्ट भी चाहते हैं, ताकि हम ये डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण खुद कर पाएं। और जैसे शासन प्रणालियाँ, फूड सिक्योरिटी, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसके बारे में हम और लोगों तक बात पहुंचा पाएं। जो 9वां हमारी मांग है वो ये है कि हम और ये एक्चुअली कमिटमेंट भी है कि हम जो हमारे नॉलेज सिस्टम्स हैं और जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो हम उनको और स्ट्रेंथन करें, उनको और मजबूत करें, और उनको फिर से सजग करें। और लास्ट जो हमारी मांग है कि इन सब चीज़ों में हमारी पूरी भागीदारी हो। इसमें हमारे कोई आधा अधूरा सोल्यूशन की तरह ना उसको प्रेजेंट किया जाए सरकार के द्वारा या किसी और भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। हमें पूरा सहयोग लेकर भागीदारी के साथ ही इस चीज़ के साथ ये घोषणा पत्र में जो हमने मांगी है वो पूरी की जाए। और फिर नीचे हमने जिन भी लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है उनके नाम हैं और वो किस समुदाय से जुड़े हैं वो लिखा है। और जो लोग इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के भी नाम हैं। और आप इसको PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पे पॉज करूंगा। सृष्टि, अगर आप कुछ जोड़ना चाहेंगी, मुझसे छूट गया हो तो प्लीज। नहीं नहीं, थैंक यू चंद्रा, आपने कवर कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे पास कुछ 15 मिनट बचे हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे साथ ऑडियंस में जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके कुछ सवाल हों, कुछ विचार हों जो आपको शेयर करने हों। कुछ लोग हैं जो संगम में हमारे साथ जुड़े हुए थे, रमित हुए और मुझे और लोग नहीं दिख रहे अभी, पर हाँ, आशीष हुए। और अगर किसी को अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ भी जोड़ना हो तो प्लीज, अगर कोई सवाल हो तो ऑफ कोर्स पूछिए। तो आप अपने आप हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रमित, आशीष, अगर आपको अपनी तरफ से कुछ शेयर करना हो, क्योंकि आप संगम का पार्ट थे। नहीं, मुझे लगता है बहुत कुछ कवर हो गया है। दो चीज़ें जल्दी से जोड़ूंगा। एक तो ये कि संगम में और भी समुदाय के जो लोग थे शायद आज नहीं जुड़ पाए। अलग अलग तरह के जो समुदाय हैं, जैसे कि घुमंतू पशुपालक के भी लोग थे, आमिर हमजा थे हमारे साथ में, और भी इस तरह के थे। शायद कुछ मछुआरे कम्युनिटीज़ के कम जुड़ पाए थे। तो आगे चल के मुझे लगता है कि इन अलग अलग समुदायों को भी जोड़ना जरूरी है जो छूट गए हैं। दूसरा यही कहना था कि ये डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जो है वो खाली अभी जिन लोगों ने इसका साइन किया है वहाँ तक सीमित नहीं है। हमारी शायद सोच यही है कि इसको एक बार, क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है, तो और जो भी लोग इस पे अपना सहमति हो जिनकी और एंडोर्स करना चाहें तो उसके लिए भी खुला है। तो उसकी एक प्रक्रिया अगर कुछ है तो वो आप समझा दीजिए, या तो बाद में जो है लोगों को हम बता पाएंगे। Just to sort of quickly add that we in the Sangam there were also some other people who could not join today, other kinds of communities such as nomadic pastoralists like the One Gujjars in Uttarakhand, and but also many others that we were not able to invite or that could not come, such as fishing communities. So we hope that over time many of these others will also join us, so it becomes a truly national coalition. And also that the declaration current signatories are there, but we would like to add many more who can endorse the declaration. So maybe a process on that can be initiated. Thank you. Shrishti, can I ask a question to Professor Virginius if he's still there? He is there, yes, yes. Okay. Professor Virginius, good evening. I am Ramit and I work, my core area has been Panchayati Raj institutions. And I was also part of the Sangam, which was really an eye-opener for me, how the traditional and indigenous systems have been working.
And I often sort of wonder कि ये पंचायत और इसके बीच में जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बीच में तालमेल कैसे अच्छी तरह से हो सकता है ताकि दोनों काम करें, because both have got their own mandate. So in your vast experience, if you could just highlight or focus or recommend that how can there be an amicable working relationship between the two systems, because that is also an area where we need to think about that how can traditional indigenous systems, they will be also be there, the panchayats will also be there, but what in your opinion can they be a working ground on, how can they come to uh, uh, a situation where they get along, they participate in the process, such as the Gram Panchayat development planning every year it take place. How can they be a part of it? They bring their issues there and make that a very important part. So today probably they are not able to participate due to some of the other reasons, but how can that change be achieved? If you could just focus on that. Thank you. Professor Haha, are you still there? Can you? Yes, you can hear me now. Yes, we Yeah, can I hear. can hear. Yeah. Yeah. तो उसमें क्या है, एक क्योंकि ये जो पेशा एक्ट जो आता है वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स को प्रिजर्व या उसको सस्टेन करने की बातें कहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिस्टम है उसमें उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न डायमेंशंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे कि इलेक्शंस होगा या एक इलेक्शंस एक है, इतना परसेंटेज होना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह सब। तो और एक पार्टी पॉलिटिक्स घुस जाती है उसमें, जब होगा तो पार्टी के बेसिस पर होगा, इट्स नॉट नेसेसरली कम्युनिटी, सो पार्टी के लाते हैं तो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं सब वगैरह। तो लोगों का कहना है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, तो अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बेसिस पर इंडोर्स किया जाए। और दूसरा अगर वो करते तो अब वो बिल्कुल क्या कहते हैं, डायकोटोमाइज कर देते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स तो ये हैं, और ट्रेडिशनल सिस्टम्स में देखा जाए तो उनके पास पावर तो है नहीं गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये सब वगैरह कराने के लिए। उनको बेसिकली जो उनका क्या कहते हैं, सोशल ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस सिस्टम्स के ऊपर में जो अपना वो कर लेते हैं, लेकिन वो जो जहाँ पावर रहती है कंट्रोल ओवर लैंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस उनके पास तो होगा नहीं, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम्स में ये तो स्टैट्यूटरी पंचायत के पास जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और हम लोग को इसमें दो लोग दो गुट में बटे हुए हैं। पर्टिकुलरली मैंने देखा है छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वगैरह एरिया में काफी दो गुटों में बटे हुए हैं लोग। तो इसको एक्चुअली नीड्स बैठ के एक डायलॉग करके इसको कैसे उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब हम मॉडर्न सिस्टम्स में रहते हैं, अब कहेंगे कि हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स में ही चले जाएंगे तो गवर्नमेंट भी हो सकता है को माने भी नहीं। और अगर उस प्रकार का अगर मान लिए देखेंगे 6 शेड्यूल में भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को किया है, लेकिन वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेडिशनल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ भी वो दिया है, तो आप ये कहेंगे कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स को रिकॉग्निशन कर दीजिए, तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज, बट वो ऑटोनोमस काउंसिल्स के थ्रू रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। वो रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो मॉडर्न मैकेनिज्म्स हैं, सॉर्ट ऑफ मिनी स्टेट, जो उनका लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर है। तो आई थिंक हमारे मेन लैंड इंडिया में ये जो क्लीवेजेस हैं और एक प्रकार के पॉइंट्स ऑफ व्यू में जो डिफरेंसेस हैं, उसको मेरे ख्याल में बहुत सीरियसली साथ में आके उसको रियली क्या कहते हैं, एक हैमर करके एक वर्कआउट करने का वो उन्होंने कभी सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम्स रही है, तो आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत ये प्रॉब्लम्स तो हैं, और आई थिंक वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज समवेयर एल्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम्स करने के प्योरिटी का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कहा दिया है ट्रेडिशनल सिस्टम, लेकिन ट्रेडिशन भी कुछ तो स्टैटिक नहीं रहता था ना, ट्रेडिशनल सिस्टम्स भी तो चेंजिंग होते रहते थे।
तो उसको लेकिन ये है कि नॉन स्टैच्यूटरी है तो ट्रेडिशनल मान जाते थे। ये नहीं कि जो वो हुआ 3000 साल पहले का है, वो 3000 साल और अभी तक बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग को एक प्रकार का मुझे लगता है कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होना जरूरी है। दोनों पक्ष के लोगों को, दोनों साइड के लोगों को लेके इसको आगे बात करनी है, डिस्कस करने हैं, एंड देन वी हैव टू कैन टेक इट थ्रू। So somewhere else, I think there is a need to bring about some sort of an integrations between the two. And the people who are talking on two different levels, different kind of things, I think they need to come under the same platform and discuss it and work it out. ये मेरा वो है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है, इवन नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है नागालैंड या मिजोरम को, वो भी एक आता है कि दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम, लेकिन वो है तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक इसको बहुत हद तक लोग हमारे मेनलैंड इंडिया में they are unable to see this क्या कहते हैं एलिमेंट। ये मेरे ख्याल में हम लोगों को वहाँ दिखाना है कि ये चीज है। तो और हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे आप कहा है, आपका डिक्लेरेशन में कह रहा है कि वीमेन का भी, वीमेन भी असर्टिव हैं, बहुत जगह उनको जगह नहीं मिलती है, सब वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजों को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं कि एकदम ब्लाइंड जो है कि स्ट्रक्चर एक जमाना का था उसी के ऊपर में लगे रहते हैं। सो इट्स बेसिकली आई थिंक डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। और आई थिंक जहां मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर अ डायलॉग वेरेवर सच प्रॉब्लम्स हैव कम अप, एंड दिस प्रॉब्लम्स आर देयर पर्टिकुलरली इन मेनलैंड इंडिया, इट इज वेरी स्ट्रांग। Thank you, Virginius. I think that's a very important point also to consider for this process and next steps about how we think on these issues also. Thanks for sharing that. Thank you. Thank you. फूला कुमारी, आपका हाथ, आपको कुछ सवाल था, कमेंट था फूला? हाँ, बेसिकली मुझे सवाल पूछने थे उनसे, सियाराम भाव से। हाँ, सियाराम भाव है भी। तो बेसिकली वो महाग्राम सभा का जो सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली कोई उसके सदस्य बनना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है पूरे ग्राम सभा को चलाने में? सियाराम भाव है शायद। सियाराम भाव हमें सुन सकते हैं? हाँ हाँ, फूला ने क्वेश्चन पूछा, आपने सुना वाला क्वेश्चन? हाँ सुना। हाँ, पहली तो महाग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो भी तालुका के बाहर के भी ग्राम सभा, माने जिसको CFR मिला हो जो वन हक के तहत, वो ग्राम सभा में ठहराव लेके कि हम महाग्राम सभा के सदस्य बनेंगे करके वो अपनी ग्राम सभा में ठहराव लेकर के वो सदस्य बन सकते हैं। और जो चैलेंजिंग बोले तो ग्राम सभा में तो बहुत चैलेंज है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब नॉर्मल हो गया। जब हम स्टार्टिंग जब किए 2016 से, तो हमें बहुत वन विभाग का भी विरोध और जिला प्रशासन का भी उनका भी जो विरोध था इसको कि ग्राम सभाएं नहीं कर सकते। कानून तो मिला था पर उनका कहना था कि ग्राम सभा नहीं कर पाएंगे, तेंदू और बाम्बू का ये इसमें वो टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी 17 से अभी हम चालू किए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सब जो जिसको CFR मिल रहा है वो खुद ही जुड़ रहे हैं अभी। थैंक यू। बेसिकली बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस है और मतलब काफी सारे लोगों को जोड़ने का काम करेगा, और जैसे इस प्रोसेस के थ्रू काफी अच्छा काम हो रहा है, तो बस इसलिए क्यूरियोसिटी जागी कैसे कोई मेंबर बनता है। थैंक यू। धन्यवाद फूला। किसी और का कोई सवाल है या कमेंट है? हेलो। हाँ, ही चले। आपसे पहले मैं सिलसिले में थोड़ा सा मैं वो बता दूंगा इसमें सजेशंस। हाँ जी, तो बताइए। गोबा और पंचायत के बीच में जो है ना, जब ग्राम सभा जो गांव में करते हैं, जब पंचायत होते थे वहाँ हमारे वहाँ, तो बहुत सारे गांवों में विलेज हेड जो ट्रेडिशनल जो गोबा को वहाँ पे उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया था। तो बाद में जब पंचायत डिसॉल्व हो गया, जब गांव में कल हमने जब पंचायत ग्राम सभा हमने वहाँ मना लिया था,
उसमें एक्स सरपंच और पंचिस को हमने बुलाया था, और जो रूरल डेवलपमेंट के जो बॉस थे उनको भी हमने बुलाया था। हमने कहा था जब पंचायती राज को फिर से अगर लागू करना हो तो मैंने कहा गांव के जो ट्रेडिशनल जो गोबा सिस्टम है उनका वहाँ अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ग्राम सभा में कंपल्सरीली गांव के हेड को ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स जो गोबा जो जिसको हम कहते हैं कि उनको वहाँ, नहीं तो क्या होते हैं ग्राम सभा में वो लोग पंचायत और पंचिस बैठ जाते हैं और सारे गाँव को बुला के वहाँ पे गोबा हो या ना हो वो लोग वहाँ वो वहाँ पे ग्राम सभा कर लेते हैं। रिसेंटली हमने यही मीटिंग किया था वहाँ पे, जब यहाँ पे पंचायती राज फिर से अगर लागू किया जाएगा तो ग्राम सभा में जो है ना विलेज हेड को वहाँ इन्वॉल्व करना सबसे जरूरी है। ये चीज गवर्नमेंट को इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। पंचायती राज अगर लागू करना है तो बाकी तो मेरे ख्याल से जो है ना ये फंक्शंस के बारे में तो तकरीबन डिफाइन है, इसमें क्लियर है कि जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आते हैं वो पंचायत के थ्रू आते हैं। बाकी जो कस्टमरी लॉज से वो गोबा ही जनता है तो गोबा के ही हाथ में रहेंगे, और जो फंडिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं उसका जो प्लानिंग करना सरपंच और गोबा दोनों मिल के करने के लिए हमने वो सजेशन दिया था। ये चीज थैंक यू स्तुपदान शेयर करने के लिए। बट एसेंशियली सारी ही शेयरिंग से ये निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र कई बार ये पारंपरिक मुद्दों शासन प्रक्रियाओं को नहीं मान्यता देते हैं और कैसे उनको मान्यता देना जरूरी है, और कैसे हमारे संघर्ष भी उस तरफ बढ़े जिससे इन हमारी शासन प्रक्रियाओं को मान्यता मिले। उनमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे वर्जीनियस जी भी कह रहे थे कि किस तरीके से हम पिछले उसमें ही नहीं अटके रहे, पर जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के साथ भी समझें कि क्या आज के समय में वो तालमेल लगना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। वो अगर और किसी का कोई पॉइंट और कमेंट नहीं है तो फिर हम ये वेबिनार मीटिंग की समाप्ति करेंगे। अगर किसी साथी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़िए। एज अ फॉलो अप हम ये डिक्लेरेशन नोट जिन लिस्ट में सर्कुलेट हुआ था उसमें सर्कुलेट करेंगे। अगर आप में से कोई लोग इस पे अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो हमें बताइए, हमें सूचित करिएगा। आप हमें हमारी ईमेल आईडीज पे भी लिख सकते हैं, हम अपनी ईमेल आईडीज यहाँ डाल देंगे। पर अगर आप हमें अलग से भी बताना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। अगर आप अपने जगहों पे जहाँ पे आप जुड़ रहे हैं वहां पे इन पे चर्चा करना चाहते हैं तो इस डिक्लेरेशन नोट को प्लीज शेयर करिएगा, और हमें अगर बता सकते हो तो जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरी तरफ से यही। अगर और किसी को कुछ जोड़ना है, रमित, चंद्रा, आशीष, अगर आप लोगों को भी कुछ जोड़ना है तो प्लीज फील फ्री। वरना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच हमारे स्पीकर्स का, वर्जीनियस, हीशेले, स्तोपदानले, सियाराम भाव, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good to meet you all again. Yeah, good to meet you. Chandra, you saving the chat? Yes, I've already seen. हो गया। You have a near full transcript there. Yeah. Okay, then thank you everyone. Bye. Thank you. Okay, bye everybody. या चलिए, अच्छा इंश्योरेंस का कौन सा बाय बाय। अब मैं वॉक करके आया हूँ, मेरे 108 आया है, ठीक है। ओके ओके।